नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे सामने है सांवर दहिया की एक बहुत ही मार्मिक कहानी, धरती कब तक घूमेगी। इसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। जी, ये कहानी मूल रूप से तो राजस्थानी में है, पर इसका हिंदी अनुवाद भी लेखक ने खुद ही किया है। हाँ, और ये अंश जो हैं, ये एक माँ सीता और उसके बेटों के बीच जो रिश्ते हैं, जो उलझते जा रहे हैं, उनको दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत पढ़ते हैं इसमें। तो हमारा इरादा यही है कि इन हिस्सों से जो गहरे विचार और भावनाएं निकल रही हैं, उन्हें थोड़ा टटोलें, समझें। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही एक अजीब सी कश्मकश है। सीता का घर भरा पूरा लगता है। हाँ, बेटे हैं, बहुएं, पोते पोतियां। हाँ, और 2 वक्त की रोटी भी मिल रही है। मतलब भौतिक रूप से कोई कमी नहीं दिखती। पर फिर भी जैसा कहानी में लिखा है, उसे अंदर से लगता है सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। एक खालीपन, एक घुटन सी। और वो अपने पति के दिन याद करती है। जब वो थे तब घर शायद सचमुच घर लगता था। हाँ, तब शायद बच्चों के शोर में भी एक अपनापन था, पर अब वो बात नहीं रही। सही कहा। ये एहसास बहुत जरूरी है कहानी को समझने के लिए। मतलब घर सिर्फ छत और रोटी नहीं होता, वो अपनापन, वो सम्मान, शायद वो गायब है। बिल्कुल। और इसी माहौल में कहानी एक अहम मोड़ लेती है। सीता का बड़ा बेटा है कैलाश जी। वो एक दिन अपने दोनों भाइयों को बुलाता है, नारायण और बिरजू को, और मुद्दा उठाता है माँ की देखभाल का। हाँ, वो साफ कहता है कि भाई माँ को रखने का ठेका सिर्फ मेरा थोड़ी है, तुम लोग भी तो बेटे हो, घर में हिस्सा लिया है तुमने भी। और यहीं पर देखिए बात कैसे घूम जाती है। माँ की देखभाल की जो जिम्मेदारी है, वो बड़ी आसानी से एक, क्या कहते हैं, एक बोझ बन जाती है। हाँ, एक ठेका जिसे बराबर बांटना है। बिल्कुल। कहानी बताती है कि नारायण तो तुरंत मान जाता है, कहता है आप जैसा कहेंगे कर लेंगे। लेकिन बिरजू, वो ज्यादातर चुप ही रहता है, शायद उसकी आदत है। हाँ, वो बस देख रहा है, माहौल समझ रहा है शायद। और सीता, जो इस सब के केंद्र में है, कहानी कहती है वो बस अवाक सी देखती रह जाती है। सोचिए जरा, उसके सामने ही उसके बेटे बहस कर रहे हैं, माँ, बेटे और रोटी पर। और नतीजा क्या निकलता है? कहानी की वो लाइनें बहुत चुभती हैं। बहस में घूमते माँ, बेटे और रोटी में से सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। हाँ, माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े। कितना दुखद है ये। और सबसे ज्यादा दुख की बात शायद ये है कि इस पूरे फैसले में सीता से एक बार भी पूछा नहीं जाता। किसी ने उसकी मर्जी नहीं जानी, उसकी इच्छा क्या है कोई मतलब नहीं। उसे पूरी तरह से बाहर रखा गया इस निर्णय से। हाँ, जैसे वो कोई व्यक्ति ही ना हो, बस एक जिम्मेदारी हो जिसे बांटना है। उसकी अपनी आवाज तो जैसे खोई गई है। बिल्कुल, उसकी बेबसी साफ दिखती है। और उसे अपने पति की याद आती है। सोचती है अगर वो होते तो क्या ये तमाशा होने देते। शायद वो गुस्से में चिल्लाते, जैसा कहानी में लिखा है कि क्या समझ रखा है, तुम्हारी 2 रोटियों के भरोसे हो क्या। मगर अब वो अकेली है। फागुन का महीना था, होली के कुछ दिन बाद ये बारी बारी वाला सिलसिला शुरू होना था। होली का दिन, जो रंगों का मेलजोल का त्योहार है, और उसी के बाद ये बंटवारा, विडंबना है ये। हाँ, होली वाले दिन कैलाश की पत्नी दाल का हलवा बनाती है। बड़े प्यार से कहती हैं, खूब पेट भर खाना। पर सीता के मन में क्या चल रहा है? उसके लिए दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, पेट तो भरना ही है। स्वाद का सवाल अब मायने नहीं रखता। और उसी शाम को बच्चे आकर उसे बताते हैं मासूमियत से, दादी माँ, बाई कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। और यहीं से वो शुरू होता है जिसे कहानीकार लुढ़कना कहते हैं। ये लुढ़कने शब्द, इसमें कितनी बेबसी है, जैसे कोई चीज हो जिसे एक जगह से दूसरी जगह धकेला जा रहा हो। हाँ, इसमें कोई अपना नियंत्रण नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस एक घर से दूसरे घर लुढ़काया जाना है। ये उसके वस्तुकरण को दिखाता है। और ये बात सिर्फ बड़ों तक नहीं रहती, बच्चे भी इस नई व्यवस्था को समझ जाते हैं। हाँ, बड़ी आसानी से। महीना पूरा होता है, हिस्सा बदलता है, तो बच्चे खुशी खुशी आते हैं, कहते हैं दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चे तो इसे सामान्य मान रहे हैं, खेल जैसा। पर सीता कहानी बताती है, ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चे भी समझ गए हैं कि कोई उसे 1 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहता। ये बच्चों की मासूमियत असल में स्थिति की कड़वाहट को और बढ़ा देती है। बिल्कुल, वो अनजाने में ही सीता को उसकी बेचारगी का आईना दिखा देते हैं। यहाँ कहानी में एक और परत है जो वाकई झकझोर देती है। सीता बच्चों को एक खेल खेलते देखती है, माई माई रोटी दे। हाँ, ये बहुत मार्मिक हिस्सा है।
खेल में एक बच्चा भिखारिन बनता है, बारी बारी से सबके पास रोटी मांगता है। और हर दरवाजे से उसे एक ही जवाब मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता को लगता है ये खेल तो बिल्कुल उसी की कहानी है। महीना पूरा होता है और बेटा कह देता है, माई ये घर छोड़ दूसरे घर जा। ये बच्चों का खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये सीता की जो असलियत है उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया है, एक मेटाफर। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वो अपनापन, वो अधिकार सब खत्म हो गया। अब वो बस एक याचिका करता है जिसे हर महीने एक नए दरवाजे पर दस्तक देनी है और अगले दरवाजे की तरफ भेज दिया जाना है। और ये सिलसिला कोई 1-2 महीने नहीं चलता। नहीं, कहानी बताती है पूरे 5 साल। 5 साल। और ये 5 साल भी शांति से नहीं गुजरते। ऐसा नहीं कि बस चुपचाप एक घर से दूसरे घर जाना है। झगड़े होते हैं, बहुओं के बीच झगड़े होते हैं। हाँ, और अक्सर सीता को उनमें घसीटा जाता है। वो पिसती रहती है बीच में। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। वो सिर्फ बेटों के बीच बंटवारे का मुद्दा नहीं है, वो बहुओं के बीच के तनाव का भी केंद्र बन जाती है। जैसे झगड़ों को हवा देने का कारण, या शायद झगड़ों में इस्तेमाल होने वाला एक हथियार। हाँ, कह सकते हैं। कहानी में 2 घटनाओं का जिक्र है जो ये दिखाती हैं। पहली घटना जब वो मंझले बेटे बिरजू के यहाँ थी। जी, तब नारायण की पत्नी भंवरी ने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेजी। सीता ने एक टुकड़ा लिया ही था कि बिरजू की पत्नी पुष्पा ताना मारती है। कहती है, अमीरी दिखाने के लिए भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई, आज रसमलाई की धौंस। और फिर कहती है, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना माल अपने ही पास रखना। सोचिए, सीता पर क्या गुजरी होगी। उसके जरिए बहुएं एक दूसरे पर ताने कस रही हैं। अपनी वो सामाजिक और आर्थिक हैसियत दिखा रही हैं। हाँ, और सीता माध्यम बन गई है उनके आपसी हिसाब किताब का। रसमलाई का एक और भी कड़वा हो गया। और दूसरी घटना वो शायद और भी ज्यादा तकलीफ दे है। हाँ, जब वो नारायण की यहाँ थी और बड़े बेटे कैलाश की पत्नी राधा बीमार थी। कैलाश शहर से बाहर था, तो सीता ने माँ होने के नाते 2-3 दिन राधा के बच्चों के लिए रोटियां बना दी, देखभाल की। एक स्वाभाविक सी बात है। हाँ, लेकिन बाद में बच्चों में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा बढ़कर राधा और भंवरी, नारायण की पत्नी के बीच लड़ाई बन गया। अच्छा, वे कहा कि सास जी वहीं थी, उनसे पूछ लो। तो भंवरी ने जो जवाब दिया वो दिल चीरने वाला था। हाँ, कहानी के शब्द हैं, भंवरी ने कहा, अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से। उनसे क्या पूछना है, वो गुलामी करती फिरती हैं तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। गुलामी शब्द का इस्तेमाल, मतलब सीता ने जो मदद की, जो ममता दिखाई, उसे गुलामी कहा गया। हाँ, और ये ताना भी कि एक के घर गुलामी करती है और रोटी दूसरे के हिस्से की खाती है। कितना अपमान। उसकी उपयोगिता पर भी सवाल, उसकी वफादारी पर भी शक। बिल्कुल। इन सब बातों से सीता अंदर तक टूट जाती है। उसे लगता है ये लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। लड़ाई उनकी, पर घसीटा उसे जाता है। कहानी में उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन है। उसे लगता है आकाश सिमट गया है, धरती से कुड़ गई है। अपने ही घर में सिर छिपाने की जगह नहीं बची। और वो सोचती है, सिर्फ एक पेट के लिए इतने झंझट, जबकि ये लोग रोज गाय कुत्ते को भी रोटी डालते हैं। क्या उसकी कीमत उतनी भी नहीं? ये तुलना, ये उसके आत्मसम्मान पर कितनी गहरी चोट होगी। उसे लगता है कि उसे दिया जा रहा खाना भी शायद एक एहसान है। और ये एहसास किसी भी माँ के लिए असहनीय है। और फिर कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। एक और फैसला। हाँ, एक और, शायद पिछले वाले से भी ज्यादा ठंडा, ज्यादा व्यवहारिक। और शायद इसीलिए ज्यादा चुभने वाला। बड़ा बेटा कैलाश फिर प्रस्ताव रखता है। कहता है कि माँ का इस तरह महीने महीने इधर उधर लुढ़कना अच्छा नहीं लगता। तो क्या किया जाए? फैसला होता है, तीनों बेटे 50-50 रुपए हर महीने माँ को दे देंगे। 50 रुपए हर बेटा? हाँ, कुल मिला के 150 रुपए। 150 पर महीना। चाय पानी पिलाते रहेंगे, पर बाकी रोटी का इंतजाम माँ खुद करे, अपनी पकाए अपनी खाए। थोड़ा रुक कर, ये तो जैसे रिश्तों के खोखलेपन का चरम है। हाँ, देखभाल की जो भी शक्ल बची थी, उसे पूरी तरह से एक आर्थिक लेन देन में बदल दिया। 50 रुपए प्रति बेटा। कोई मोल नहीं, 150 रुपए काफी हैं। और इस पे बिरजू क्या कहता है, जो ज्यादातर चुप रहता था? वो कहता है, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। पड़ी तो रहेगी, जैसे कोई पुरानी चीज हो जिसे कोने में डाल दिया। हाँ, ये दिखाता है कि माँ की हैसियत क्या रह गई है उनकी नजरों में। उनके लिए माँ की देखभाल अब भावनात्मक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक असुविधाजनक व्यवस्था है, जिससे पैसे देकर छुटकारा पाना चाहते हैं। हाँ, सबसे आसान तरीका। बिरजू बाद में थोड़ा झिझकता है, कहता है, माँ से पूछ तो लेते। लेकिन कैलाश का जवाब? कहता है, माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, और असल बात यह है कि ये व्यवस्था अपने जच रही है या नहीं। मतलब माँ की सहमति असहमति का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल। सीता ये सब सुन रही है, कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप अपने तीनों बेटों को देखती है।
आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है पर रोती नहीं। शायद आंसू सूख गए या अंदर ही जम गए। एक खामोशी शायद उसके गहरे सदमे और मोहभंग को दिखाती है। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं शायद। उसे एहसास हो गया है कि बेटे किस हद तक बदल गए हैं। और उसी खामोशी में उसके मन में विचार आते हैं। क्या सोचती है वो? वो सोचती है कौन सा वो मुफ्त की रोटी खा रही थी। बच्चों को संभालना, घर के छोटे मोटे काम, बर्तन मांजना। हाँ, वो तो करती ही थी। तो क्या ये 50-50 रुपए उसी काम की मजदूरी है? अच्छा, ये विचार आता है उसके मन में। और अगर मजदूरी ही करनी है, पेट पालने के लिए काम ही करना है, तो वो कहीं भी कर लेगी। दुनिया में काम की कमी थोड़ी है। हाँ, किसी और के घर बर्तन मांजकर भी पेट भर लेगी। आखिर सवाल तो रोटी का ही है ना, जो यहां भी खुद पकानी है। ये विचार, ये उसके अंदर एक बदलाव का संकेत है, एक निर्णय का। अपमान और निर्भरता की स्थिति ने उसे शायद एक रास्ता दिखाया है। उसे लग रहा है कि अगर मजदूरी ही करनी है तो बेटों के एहसान तले क्यों, अपनी शर्तों पर, अपनी गरिमा के साथ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। और फिर अगले दिन कहानी का अंत, सीता सुबह होने से पहले ही अंधेरे में अपनी जरूरत की चीजों की एक गठरी बांधती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। और कहानी का ये अंत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, घर छोड़ते समय उसकी जो मानसिक स्थिति बताई गई है, उसे ना अंधेरा महसूस होता है, ना वो घुटन जो उसे उस भरे पूरे घर में होती थी। कहानी कहती है आकाश अनंत था, धरती स्वतः ही बड़ी थी। वो रास्ता बहुत ही चौड़ा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। वाह, ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। तो इन सब घटनाओं का निचोड़ क्या है? ये कहानी में क्या सोचने पर मजबूर करती है? देखिए, मेरे विचार में तो ये कहानी आज के समाज में जो पारिवारिक मूल्य बदल रहे हैं, जो विघटन हो रहा है, हाँ, और खास तौर पर बुजुर्गों की जो उपेक्षा बढ़ रही है, उसका एक बहुत ही यथार्थवादी, बहुत मार्मिक चित्रण है। सीता का चरित्र एक प्रतीक बन जाता है। हाँ, उस पीढ़ी का प्रतीक जिसे अक्सर सिर्फ उनकी भौतिक जरूरतों तक सीमित कर दिया जाता है। उनकी भावनाएं, उनका आत्मसम्मान, उसे अनदेखा कर दिया जाता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या देखभाल को सिर्फ पैसों से तौला जा सकता है? बिल्कुल। क्या 50-50 रुपए दे देना, वो भावनात्मक जुड़ाव, वो साथ, वो सम्मान, उसका विकल्प हो सकता है? बेटों का आखिरी फैसला तो यही दिखाता है। क्यों नहीं लगता है? पैसे दे दिए, जिम्मेदारी पूरी। ये एक खतरनाक सोच है। और सीता का जो आखिरी कदम है, घर छोड़ देना, उसे सिर्फ एक पलायन नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये एक तरह का विद्रोह है। बिल्कुल, उस अपमानजनक निर्भरता के खिलाफ, उस घुटन भरी सुरक्षा के खिलाफ एक विद्रोह। ये स्वतंत्रता और गरिमा को चुनने का कदम है, भले ही आगे का रास्ता अनिश्चित हो। हाँ, वो उस बंदिश से निकलकर खुली हवा में सांस लेना चुनती है, जहां कम से कम उसका आत्मसम्मान तो बचा रहे। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये सिर्फ एक सीता की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलते सामाजिक ढांचों में, टूटते संयुक्त परिवारों में कई बुजुर्ग माता पिता की कहानी हो सकती है, जहां देखभाल का मतलब अक्सर बस रोटी कपड़ा मकान तक रह जाता है। और भावनात्मक जरूरतें वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। सही कहा। ये कहानी हमारे समय के कई अहम सवालों से हमें रूबरू कराती है। जी, निश्चित रूप से ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, और हम अपने श्रोताओं के लिए भी यहीं एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां पारंपरिक पारिवारिक बंधन शायद कमजोर हो रहे हैं, वहां बुजुर्गों की सच्ची देखभाल का आखिर मतलब क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना है, या इसमें उनका सम्मान, उनका भावनात्मक साथ, उनकी गरिमा, ये सब भी शामिल है? हाँ, क्या सिर्फ भौतिक जरूरतें काफी हैं, या सम्मान, जुड़ाव और गरिमा भी उतनी ही जरूरी हैं? इस पर सोचेगा जरूर।